नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे आज हिंदी। तो हिंदी में आज हमारा पहला टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, तो हमने हिंदी बता दिया था पहले ही लेक्चर में कि हम हिंदी किस किस एग्जाम के लिए पढ़ाएंगे। तो हिंदी हमारी सुपर टेट के लिए होगी, टेट के लिए होगी, 1 और 2 वाले पेपर के लिए, और जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है उन एग्जाम के लिए आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं पहले टॉपिक की तरफ, वर्णमाला। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक, तो वर्णमाला किसे कहते हैं बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो वर्णमाला कहते हैं, लिखिए परिभाषा लिखिए, साथ साथ हम आपको लिखवाते भी जाएंगे और साथ साथ आप लोग हमारे साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि वर्ण क्या होते हैं सबसे पहले। ठीक, तो आप लिखिए वर्ण। ठीक है, ये क्या होते हैं वर्ण? तो वर्ण होते हैं कि जिसके टुकड़े, लिखो, जिसके टुकड़े अर्थात खंड ना किया जा सके उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जिसके टुकड़े अर्थात खंड ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे हमारा ये क्या है, इधर समझिए, जैसे ये हमारा आ है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे 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 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे हमारा का है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे 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 अलग अलग नहीं लिख सकते। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि वर्ण। तो वर्ण क्या होते हैं? जिनके टुकड़े अर्थात खंड ना किए जा सके उसे क्या बोलते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम वर्ण। तो इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम होता है ध्वनि। तो हम जानेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए हमारे साथ में, ध्वनि किसे कहते हैं। फिर तो लिखो, प्रत्येक वर्ड की, या ऐसे का लिख लिए कि जिसकी अपनी एक आवाज हो, तो ध्वनि किसे कहते हैं? जिसकी अपनी एक आवाज हो, तो उसे क्या बोलते हैं? हम ध्वनि बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। या आप इसको ऐसे से समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ड की अपनी ध्वनि होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? इनको ध्वनि कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अक्षर। ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं? तो इसको समझते हैं। जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके, जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके तो उसे क्या बोलते हैं हम? इसको कम या नष्ट ना किया जा सके तो उसे बोलते हैं अक्षर। उसे क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। अब हम जानेंगे इसी में आगे, जैसे हम बात करते हैं फिर से वर्ण की। ठीक है, तो वर्ण जो होते हैं हमारे, जैसे का, म और ला, तो क्या ये हमारे वर्ण हैं? तो हमने आगे क्या कहा है कि जिसके ध्वनि की बात करी, ये तो हमारे वर्ण हो गए। अब जिसकी अपनी एक आवाज़ हो, मतलब प्रत्येक वर्ण की अपनी एक आवाज़ होती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको ध्वनि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि का कहा जाता है। अब जिसको कम या नष्ट ना किया सके तो इन्हें क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक है, जिसको कम या नष्ट ना किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अक्षर, या इसको ऐसे लिखते हैं मौखिक रूप इसलिए कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये बढ़ोगी। अब हम बात करते हैं शब्द की। इस फिर से क्वेश्चन बनने वाले बताएंगे। ठीक है, शब्द। ठीक है, तो शब्द क्या होते हैं? जैसे कमल। ठीक है, तो क्या ये शब्द है? क्यों है? क्योंकि ये ध्वनि का सार्थक ध्वनि समूह है, इसलिए इसको क्या कहा गया?
इसलिए इसको कहा गया शब्द कहा गया। अब हम बात करते हैं आगे पद। ठीक है, पद क्या होते हैं, पद की बात करते हैं। कमल का फूल, तो इसको जैसे पद क्या होती है, जैसे कमल का फूल, तो ये क्या है हमारा पद है। तो पद इसको क्यों कहा गया, तो आप ऐसे समझें कि विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। तो इसमें विभक्ति क्या हो जाएगी हमारी का, तो क्या क्या हमारी विभक्ति है, तो विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। दूसरी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जब किसी शब्द का सामान्य या विशिष्ट अर्थ दोनों एक साथ उपस्थित हो जाएं तब वे क्या कहलाते हैं, तब वे शब्द पद कहलाते हैं। इसको लिख लेना आप। ठीक है, दूसरी परिभाषा और लिख सकते हैं कि जब शब्द का प्रयोग वाक्यों में करते हैं तब वह शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। ठीक, आप ये दोनों परिभाषा लिख लेना ध्यान से। अब हम बात करते हैं और इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो हम विद्यालय की बात करते हैं, विद्यालय, इसको भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, और बात करें हम तो चिड़ियाघर भी लिख सकते हैं हम इसको, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। अब बात करते हैं हम वाक्य की कि वाक्य क्या होते हैं। ठीक, वाक्य को भी समझते हैं हम। जैसे आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, कमल का फूल जल में खिलता है, कमल का फूल, कमल का फूल जल में खिलता है। तो ये क्या है, वाक्य है। वाक्यों के पदों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, पदों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। और दूसरी चीज, वाक्य तब कहलाया है क्योंकि इनमें क्रमबद्धता भी होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए और इसमें अत्यधिक मतलब निकटता भी होनी चाहिए। ठीक, कि मतलब उसका स्पष्ट कोई अर्थ भी निकलना चाहिए इस तरीके से। तो कमल का फूल जल में खिलता है, तो इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। अब पदों का क्या है, सार्थक समूह है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वाक्य कहेंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन बनने वाले किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आगे लिखिए हमारे साथ साथ आप लोग। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, आप वो चीज़ लिखिए इसमें नोट करके कि जैसे भाषा की लघुत्तम इकाई। ठीक है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है, वर्ड दे देगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दे देगा आपको शब्द दे देगा, शब्द। थर्ड ऑप्शन आपको पद दे देगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपको वाक्य दे देगा। तो आपसे इसमें पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप किस पे टिक करेंगे, तो आप किस पे टिक करके आएंगे, आप बड़ पे टिक करके आएंगे। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई क्या है हमारी, बड़, तो आप किस पे टिक करेंगे, बड़ पे टिक करेंगे। ठीक है, अगर आपसे इसी में ऐसे पूछ लेता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे, एक मिनट, अच्छा इसको एक दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। जैसे अगर इसमें ऑप्शन चेंज कर दिए, ऑप्शन क्या कर दिए, चेंज करिए, तो आपको ऑप्शन कर दिए ये। ठीक है, देखो वर्ण हो गया, वर्ण, और बी ऑप्शन हमारा हो गया ध्वनि, वर्ण हो गया और ध्वनि हो गया, और हमारा दे दिया सी ऑप्शन अक्षर, और डी ऑप्शन दे दिया हमारा सभी। तो आपसे अगर इसमें पूछ लेता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप इसमें कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे, तो आप इसमें ऑप्शन टिक करेंगे ध्वनि। ठीक है, तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई क्या है, ध्वनि। इस वर्ड को आप, इस शब्द को आप सेकंड वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आपसे इसी में अगर पूछ लेता है, इस तरीके से क्वेश्चन बना देते हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तब आप क्या बताएंगे भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपको ऑप्शन दे देगा, आपको बड़ दे देगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछ लेता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, तब आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, तब आप टिक करके आएंगे वाक्य पे। ठीक, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होगी हमारी, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होगी वाक्य। ऑप्शन होंगे वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। तो वाक्य क्या होगी, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होगी।
अगर आपको ये सारे शब्द एक साथ में दे देता है, ध्वनि दे दिया, वर्ण, अक्षर, ठीक है, तो अगर आपको इनको एक साथ दे दिया, हम आपसे पूछता है कि इनको आरोही क्रम में लगाइए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्वनि, ध्वनि से क्या बनते हैं वर्ण, वर्ण से क्या बनते हैं अक्षर, अक्षर से क्या बनेंगे शब्दांश बनेंगे, और शब्दांश से क्या बनेंगे शब्द बनेंगे, और शब्द से क्या बनेंगे पद बनेंगे, पद से पदबंध बनेंगे, और पदबंध से, पदबंध को ही क्या कहा जाता है, पदबंध को ही कहा जाता है वाक्यांश बोला जाता है, इसी को उपवाक्य भी बोला जाता है, और इसका दूसरा नाम शीर्षक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो पद से क्या बनेंगे पदबंध बनेंगे, वाक्यांश, उपवाक्य और शीर्षक। अब शीर्षक से क्या बनेंगे हमारे, तो शीर्षक से बनेंगे हमारे वाक्य बनेंगे। अब वाक्य से हमारा क्या बनेगा, तो इसी से बनेगा हमारा अनुच्छेद बनेगा, क्या बनेगा अनुच्छेद बनेगा। अब अनुच्छेद से हमारा क्या बनेगा, अनुच्छेद से बनेगा हमारा अध्याय बनेगा, अनुच्छेद से अध्याय बनेगा। अध्याय से क्या बनेगी हमारी रचना, अध्याय से रचना, इसी को, और रचना से क्या बनेगी हमारी पुस्तक, रचना से क्या बनेगी हमारी पुस्तक बनेगी, ठीक है। तो आप अगर ये सब एक साथ में दे दिया तो आप क्या करेंगे, इनको इस तरह से आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। अब हम बात करते हैं वर्ण के भेद की बात करते हैं। तो वर्ण के जो भेद हैं हम इनको 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक। तो वर्ण के जो भेद हैं हम इनको कितने पार्ट में पढ़ेंगे, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद को हम पढ़ेंगे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। 3 पार्ट हमारे कौन कौन से होंगे, आइए इनको समझते हैं। तो पहला पार्ट जो होगा हमारा, ठीक है, तो पहले बात तो समझिए कि वर्ण को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो 3 पार्ट कौन कौन से, पहला जो पार्ट होगा हमारा उसको पढ़ेंगे हम स्वर, ठीक है, स्वर क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे व्यंजन क्या होते हैं, क्या होते हैं व्यंजन क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे कि हमारे जो आयोग वहाँ हैं इनके बारे में भी जानेंगे हम, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। तो सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे स्वर, ठीक है, स्वर हमारे क्या होते हैं। तो स्वर की परिभाषा लिखिए, स्वर की परिभाषा लिखिए। अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो हमारे टोटल वर्ण होते हैं हिंदी में, वो कितने होते हैं, टोटल वर्ण हिंदी में हम इस साइड में लिख दे रहे हैं, टोटल वर्ण हमारे हिंदी में होते हैं 52, ठीक है। अब वो कौन कौन से होते हैं आइए हमको उनको समझाते हैं आपको, ठीक। तो इसमें है, सबसे पहले हम जानेंगे स्वर। तो स्वतंत्र ध्वनि वाले वर्ण जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ठीक। तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। तो लिखिए स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र ध्वनि वाले, स्वतंत्र ध्वनि वाले वर्ण, ठीक है, स्वतंत्र ध्वनि वाले वर्ण जिन वर्ण का उच्चारण, जिन वर्ण का उच्चारण बिना किसी, जिन वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, सहायता से किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्वर बोलते हैं, ठीक। तो इनकी संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या, इनको लिखते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, आ और आ, ई और ई, उ और उ, ए और ए, ओ। तो इसके बाद क्या आता है, ओ, ठीक। तो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 2 8 2 10 और 1 रे, ठीक है, कितना होगा 11, ठीक। तो स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या होती है 11, ठीक। तो 11 कितने हो गए हमारे स्वर हो गए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। तो संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में ये 2 वर्ड होते हैं बढ़ जाते हैं, एक हमारा जो बड़ी री होता है ये वाला और ये वाला,
ये क्या होता है, संस्कृत में ये संख्या बढ़ जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, संस्कृत में कितने स्वर आते हैं, संस्कृत में स्वर की संख्या हो जाती है 13। तो हम ये इनमें पढ़ना नहीं है हमको, हिंदी में हमें पढ़ने हैं 11 स्वर। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। अब हम बात करते हैं व्यंजन की, ठीक। तो हम बात किसकी करते हैं अब, व्यंजन की। तो व्यंजन की कितनी संख्या है, तो का से माँ तक, ठीक है। ये कितने व्यंजन होते हैं, ठीक है। का से माँ तक क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और दूसरे कौन से व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। अभी आप लिख लीजिए, अभी हम सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो और कौन से व्यंजन होते हैं, और होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो हमारे 25 जो होगा, 25 4 29 4 कितना होगा, 33। तो हम देखेंगे जो व्यंजन की संख्या होती है वो कितनी होती है, व्यंजन की संख्या होती है 33, ठीक। कितने व्यंजन होते हैं, 33 होते हैं। अगर व्यंजन की परिभाषा लिखना चाहें तो आप इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से किया जाता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, ठीक। जैसे हमारे जैसे कोई अक्षर बड़ा का, ठीक है, का, तो हम इसको कैसे करेंगे, का प्लस के आ। तो इसका उच्चारण कैसे किया है, स्वर की सहायता से किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अभी आपको हमने आपको यहाँ पर अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अभी जो हमारे संयुक्त व्यंजन है हम आपको वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम व्यंजन को डिटेल्स में पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था उसको हम आपको छोटे छोटे डिटेल्स में बता रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अयोगवाह के बारे में। इसी में अयोगवाह क्या होते हैं, तो अयोगवाह समझ लेते हैं, अयोगवाह क्या होते हैं। तो अयोगवाह क्या होते हैं, एक प्रकार के, इसमें लिखो, एक प्रकार के अयोगवाह, एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। अब क्या होता है, एक प्रकार के चिन्ह होते हैं अयोगवाह, लेकिन क्या होता है कि वर्णों के साथ प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग कैसे करते हैं, इनका प्रयोग वर्णों के साथ करते हैं। तो और क्या होता है कि इनका अस्तित्व नहीं होता और वर्णों के साथ प्रयोग होने पर ध्वनि के रूप में प्रयोग होते हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या जो होती है मूल रूप से 2 होती है, लेकिन 3 और 4 संख्या होती है, ठीक। 2 कैसे होती है, 3 कैसे होती है, 4 कैसे होती है, वो चीज़ हम आपको भी बताएंगे, ठीक। तो लिख लीजिए अयोगवाह में। तो एक तो होता है अयोगवाह में विसर्ग, अयोगवाह में विसर्ग। और क्या होता है, अनुस्वार, अनुस्वार। और फिर क्या होता है, हलंत, हलंत। और क्या होता है, अर्ध चंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु होता है। तो इनकी संख्या कैसे, मूल रूप से पूछता है तो संख्या 2 लगाएंगे। अगर सिंपली पूछता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है तो हमें ऑप्शन देख के चलना है कि ऑप्शन में क्या आंसर दे रखे हैं, तो आप ऑप्शन देख के 4 संख्या लगाएंगे। तो हम बात करके इनकी चिन्ह की बात करें तो चिन्ह क्या होता है इसका, विसर्ग का इस तरह का चिन्ह होता है, किस तरह का, इस तरह का चिन्ह होता है। अगर हम बात करें अनुस्वार की तो अनुस्वार की इस तरह की बिंदी होती है। और हम बात करते हैं हलंत की तो हलंत ऐसे करके लगता है, जो हमारा ये लगा दिख रहा है, तो ये क्या है, हमारा हलंत लगा है। इसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं, इसको हलंत। और हम बात करें चंद्रबिंदु की तो हमारा इस तरह से लगता है। अब आपको प्रयोग करके दिखा दे रहे हैं शब्द प्रयोग का, ठीक है। तो शब्द प्रयोग में हम कैसे करते हैं, हम करते हैं इस तरह से प्रयोग, जैसे हमारा हो गया अतः, क्या हो गया, अतः, त्राता, इस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। पुनः और दुख, इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। अनुस्वार का कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं,
आगे बात करते हैं, मयंक हो गया और संविधान हो गया, संविधान हो गया। ठीक है, इनका हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हलंत की, तो हलंत का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे हमारा पाठ है तो हम इस तरह से लिखते हैं, पाठ है हलंत लगा के नीचे। मिट्टी हो गया, मिट्टी को हम लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं, बताओ लिखते हैं नहीं लिखते हैं। और द्वारा इस तरह से लिखते हैं हलंत लगा के, ये हो गया। अर्धचंद्र बिंदु की बात करते हैं तो इसको किस तरह से लिखते हैं, जैसे हमारा हो गया आँख और मुंह, आँख हो गया, मुंह हो गया और गाँव। ठीक, इस तरह से जो बनते हैं इनको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र बिंदु बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे अयोग का। अब हम बात करेंगे अब हम किसकी बात करें, अब हम बात करेंगे स्वर के भेद की। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं, स्वर को पढ़ेंगे फिर व्यंजन को पढ़ेंगे विस्तार से। तो हम बात किसी करेंगे, स्वर की बात करेंगे। तो हम किसकी बात करेंगे, स्वर के भेद की। तो डालिए हेडिंग, स्वर के भेद। स्वर के भेद, कितने भेद पढ़ेंगे हम स्वर के, तो स्वर के हम मूल रूप से 4 भेद पढ़ेंगे। कितने भेद पढ़ेंगे, मूल रूप से 4 भेद पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि कुल स्वर की संख्या, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कुल स्वर की संख्या बताइए, तो आप लगा के आएंगे 13। क्या लगाएंगे, 13। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हिंदी में कुल स्वर की संख्या, तब कितने लगाएंगे, हिंदी में कुल स्वर की संख्या, तब कितने लगाएंगे आप, 11। तब कितने लगाएंगे आप, 11। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी में स्वर की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अगर हिंदी में कुल स्वर की अगर बात करता है कि हिंदी में कुल स्वर, तब भी आप 11 लगा के आएंगे। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि कुल स्वर कितने हैं, तो आप 13 लगा के आएंगे। लेकिन हिंदी के स्वर की संख्या तब भी 11, हिंदी में कुल स्वर की संख्या तब भी 11। ठीक, ये बात आप याद रख लेना अच्छे से, वरना आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्वर की भेद। तो सबसे पहला स्वर का जो भेद है, तो मात्रा एवं मात्रा। तो हम टोटल कितने भेद पढ़ेंगे, टोटल स्वर के भेद पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला हम टैब पढ़ते हैं 1 नंबर पढ़ते हैं कि मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। तो मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने पढ़ेंगे, हम 3 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसी में हम कितने तरह के स्वर पढ़ेंगे, 3 तरह के स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अब 3 तरह के स्वर हम कौन कौन से पढ़ेंगे, तो इसमें पहला नंबर डाल लीजिए कि हिरस्व स्वर। कौन सा, हिरस्व स्वर। तो हिरस्व स्वर क्या होते हैं, तो इसकी परिभाषा लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में साथ साथ लिखते जाइए हमारे साथ, उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। कितनी मात्रा का समय लगेगा, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, हिरस्व स्वर कहते हैं। अब हिरस्व स्वर के आप दूसरा नाम लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मूल स्वर भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम लिखना चाहिए तो इसका एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर हो गया, एक मात्रिक स्वर हो गया। और इसको लघु स्वर भी बोलते हैं। क्या, लघु स्वर भी बोलते हैं। तो जो हिरस्व स्वर की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो लिखिए आप, हिरस्व स्वर कौन से होंगे, आ, ई, उ और री। ठीक है, आ, ई, उ, री। तो ये कौन से हमारे हो गए, हिरस्व स्वर हो गए। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई 4। कितने, 1 2 3 4। तो हिरस्व स्वर की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर। तो ऑप्शन बी में लिखिए, दीर्घ स्वर। अगर इसके दूसरे नाम की बात, गुरु स्वर,
और इसके और नाम की बात करें तो इसको बड़ा स्वर भी बोलते हैं, बड़ा स्वर। तो इसमें लिखिए कि जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, लिखो आप, जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं हमारे? देखो, एक तो आ गया आ, और एक आ गया ई, एक आ गया ऊ, और हमारा क्या आ गया? ए, और हमारा ए, और ओ, और क्या आ गया? ओ। तो ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं दीर्घ स्वर। तो हमने क्या बताया आपको? इनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनको दो मात्रा का समय लगता है। जैसे आ ये किससे मिलकर बना होता है? आ से, ई से, ऊ से, आ और ई से मिलकर बना होता है। ये आ और बड़ी ई या ए से मिलकर बन जाता है। ए बन जाए आ प्लस के ऊ से मिलकर बना होता है। ये आ प्लस के बड़ा ऊ या ऊ से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इनकी। तो ये चार स्वर हैं, आपके दिख रहे हैं आपको चार स्वर, क्योंकि ये एक जैसे चार स्वर नहीं, तीन स्वर। ठीक है, क्योंकि एक जैसे, ये कैसे? एक जैसे वर्ड से मिलके बने हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इसलिए इनको बोलते हैं सजातीय स्वर। तो पता लग गया आपको सजातीय स्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक जैसे वर्ड से मिलके बने होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 3। अब हम बात करते हैं ये हमारे कितने हैं? 4 हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है विषम जातीय स्वर। क्या बोला जाता है? विषम जातीय स्वर। विषम जातीय स्वर बोला जाता है इनको। और इसका दूसरा नाम चाहे तो इसको बोला जाता है विजातीय स्वर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप। तो हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, इनको पढ़ा। अब हम बात करते हैं तो इसमें हमने 3 स्वर की बात करी थी। तो इसमें ऑप्शन सी क्या है? प्लस स्वर। तो तीसरा कौन सा प्रकार का स्वर है? प्लस स्वर। इसको क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। तो इसकी परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि वे स्वर, ठीक है, जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है या 2 से अधिक मात्रा का समय लगता है, उनको क्या बोला जाता है? प्लस स्वर बोला जाता है। ठीक है, जैसे आप क्या लिखते हैं? ओम। ठीक है, इस तरह से इसका चिन्ह क्या होता है? इस तरह से। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लस स्वर। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, जो हमने 4 तरह के आपको स्वर के भेद बताए हैं। तो ये तो हमारे फर्स्ट टाइप था, पहले प्रकार के स्वर के भेद थे। तो इसमें हमने 3 तरह के स्वर के भेद पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप के स्वर के भेद। तो अब हम बात करेंगे ओष्ठ या होठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो ये कितने तरह के होते हैं? ये हमारे 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। सेकेंड टाइप में 2 तरह के, नंबर ए डालिए। तो एक होते हैं हमारे वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जिसमें हमारे ओठ ओ मतलब कि वृत्त जैसी आकृति बना है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। जैसे बोल के देखिए आप इन स्वर को। एक होगा हमारा ओ और ऊ, ओ और औ। तो इनको क्या बोलते हैं? वृत्ताकार स्वर बोलते हैं। इसमें सेकेंड टाइप की बात करेंगे बी, दूसरे तरह का है, इसको बोलते हैं हम आवृत्ताकार स्वर। तो आवृत्ताकार स्वर क्या बोलते हैं? आवृत्ताकार स्वर। तो आवृत्ताकार स्वर क्या होते हैं? जिनमें जो हमारे होठ होते हैं या ओष्ठ होते हैं वो वृत्त की आकृति नहीं बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? आवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। इनमें हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? आ और री और ई और ई, ए और ए। तो कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने हो गए हमारे? 11 हो गए। अब हम बात करते हैं इसमें थर्ड टाइप की। ठीक है, इसमें थर्ड टाइप की बात नहीं, इसमें ओष्ठ आकृति के 2 तरह के भेद थे। अब हम बात करें तीसरे तरह के। तो तीसरे तरह के कौन से होते हैं? तो तीसरे तरह के जो होते हैं वो होते हैं हमारे जिह्वा, या हम लिख सकते हैं इसको जीभ। ठीक है, जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो हमने जाना इसमें हमने कितने तरह के पढ़े? इसमें 2 तरह के पढ़े। अब इसमें पढ़ेंगे हम 3 तरह के। इसमें कितने तरह के पढ़ेंगे? 3 तरह के पढ़ेंगे।
तो इसमें नाम लिखिए आप 3 तरह के कौन कौन से होंगे। तो हमने जाना उष्टाकृति आधार पर कितने पढ़े, हमने 2 तरह के पढ़े। हम पढ़ेंगे जावा या जीभ की आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने, 3 तरह के पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट टाइप डालिए, इसमें 3 तरह में फर्स्ट टाइप, इसमें ए लिखिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अग्रस्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वर हमारे क्या होते हैं, इनको जानते हैं। तो जीभ के, इसमें क्या होता है कि जीभ के आगे हिस्से का उपयोग, लिख लो साथ में हमारे, जीभ के आगे हिस्से का उपयोग होता है। क्या होता है, उपयोग। तो जीभ का आगे वाला हिस्सा होता है तो उसका उपयोग होता है इसमें। तो इसमें हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, उनके नाम लिखिए। कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, ई और ई और रे और ए और ए। तो ये कोई हमारे अग्रस्वर आ जाएंगे। हम बात करते हैं इसमें सेकेंड टाइप की बी। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मध्य स्वर। क्या बोला जाता है इसको, मध्य स्वर। मध्य स्वर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जीभ के बीच वाले हिस्से का उपयोग होता है। जीभ के बीच वाले हिस्से का उपयोग, बीच वाले हिस्से का उपयोग होता है। इसमें जीभ के बीच वाले हिस्से का उपयोग होता है। तो इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है हमारा आ। ठीक है, बस ये होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट स्वर। इसमें थर्ड टाइप पढ़ेंगे, कौन सा हमारा, फर्स्ट स्वर। फर्स्ट स्वर, तो जो हमारे फर्स्ट स्वर कौन से होते हैं, फर्स्ट स्वर वो होते हैं जिसमें जीभ का पीछे वाले हिस्से का उपयोग होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्वर। जैसे आ, ओ और औ। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप की। ठीक है, चौथा प्रकार हमारा कौन सा, मुख्य आकृति के आधार पर स्वर के भेद। जो हमने स्वर के भेद पढ़े थे 4 में, तो उसमें चौथा टाइप हमारा ये मुख्य आकृति के आधार पर स्वर के भेद। तो पहले हम पढ़ेंगे समरस स्वर। समरस स्वर क्या होता है, जिसमें मुंह हमारा कम खुले, या ऐसे लिख सकते हैं सबसे कम। ठीक है, या कम खुले या सबसे कम खुले। ठीक है, सबसे कम। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हमारे हो जाएंगे, इसमें हो जाएगा ई, ठीक, छोटी वाली ई, और फिर ई, और फिर हो जाएगा हमारा ऊ, और फिर हो जाएगा ऊ, फिर हो जाएगा हमारा रे। ठीक, तो इसमें हमारे ये हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बी वाले की। अब हम कौन सा पढ़ेंगे, बी में अर्धसमृत स्वर। अर्धसमृत स्वर क्या होते हैं, तो इसमें लिखूंगा मुंह आधे से कम खुले, उसे क्या बोलते हैं, समृत स्वर बोलते हैं। तो इसमें कौन से हो जाएंगे हमारे, आ, बड़ा वाला आ, और ए और ओ। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे, समृत स्वर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सी टाइप की। ठीक है, सी वाले की। ये तो हो गया समृत स्वर, ये समृत स्वर हो गया, ये हो गया अर्धसमृत स्वर। अब हम बात करते हैं विवर्त स्वर की। कौन सा, विवर्त, विवर्त स्वर। विवर्त स्वर में क्या होता है, विवर्त स्वर वे होते हैं मुंह ज्यादा खुले। इसमें लिख लीजिए मुंह ज्यादा खुले। कैसे खुलेगा, मुंह इसमें ज्यादा खुलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं हम, विवर्त स्वर बोलते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, विवर्त स्वर में आ जाएगा आ। ठीक है, ये सिर्फ यही आएगा हमारा आ। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार की, डी। चौथे प्रकार में हमारा कौन सा होगा, अर्ध विवर्त स्वर। इसमें लिखिए अर्ध विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि विवर्त का आधा मुंह खुले। इसमें कैसा होगा, विवर्त का आधा मुंह खुले। कैसा मुंह खुलेगा, विवर्त का आधा, तो उसे क्या बोलेंगे, अर्ध विवर्त स्वर बोलेंगे। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे हमारे, इसमें आ जाएगा ए, मतलब ए और ओ, तो इसमें ये आ जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए, 11। तो स्वर के बस इतने ही भेद थे, तो हमने वो आपको सारे भेद पढ़ा दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, खूब अच्छे से बताएंगे। और अगर आपको हमारा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।